तो हाय एवरीवन, दिस इज योर अमन भैया। और अगर आपको डर लग रहा है कि भाई मेरी तो 11th बर्बाद हो गई है और अब मैं 12th के अंदर जा रहा हूं और कैसे मैं अपने इस बैकलॉग को कवर करूं, तो बिल्कुल नहीं डरना है। आपके अमन भैया यहां पर आ चुके हैं। अगर मैं कुछ यार ऊपर नीचे कुछ ऐसा बोल दूं तो उसके लिए पहले से माफी, वो आपके भले के लिए होगा। आपको छोटे भाई बहन की तरह मानते हुए इस वीडियो को यार शुरू करते हैं। 11वीं से हम जा रहे हैं 12th के अंदर, और भाई कैसे हम अपने इस बैकलॉग को कवर करें। अलग अलग समस्याएं हैं, किसी का फिजिक्स रह गया, किसी का केमिस्ट्री रह गया, किसी का मैथ्स रह गया, किसी का यूं है पढ़ा तो सब कुछ था भैया पर रिवाइज नहीं कर पाए। अब क्या करें? सबसे पहले कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए कि भाई आईआईटी का जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं इसमें 16,000 प्लस सीट्स हैं। मतलब इन सीटों पे बैठ के आपके पास आईआईटीएन का टैग आ जाता है। अब अगर आप 33% से ऊपर मार्क्स ले आते हो तो आपकी टॉप 10,000 में रैंक आ जाती है इन 16,000 सीट्स के अंदर। अगर आप 40% स्कोर भी ले आते हो तो भाई आप ऊपर की 5,000 रैंक में आ जाते हो, लेस देन 5,000 रैंक। और अगर आप 55% स्कोर कर लेते हो तो यार आप ऊपर की 1,000 रैंक के अंदर आ जाते हो। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि जेई एडवांस की बात करें तो अगर आप अपना 12th जो है इसको अगर डमाल लो, इसको संभाल ले अच्छे से, और 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कुछ तो हमारा थोड़ा बहुत आता होगा और उसको हम अगर ठीक कर ले और बचे हुए को ओके ओके कर ले, तब भी हम एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। क्या चीज समझ में आई? एक हम अपनी सीट लॉक इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले घबराना नहीं है। अब यह समझना है कि हमें प्रेफरेंस 12th को देनी है पहले या 11th को देखनी है। पास्ट इज डेस्टिनी, जो हो चुका वो भगवान ने लिखा था हो गया। फ्यूचर इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम सबसे पहले ध्यान दे रहे होंगे 12th के ऊपर। और अभी जो अगले 15-20 मिनट में यार मैं चीजें बताऊंगा, केमिस्ट्री वाइज, फिजिक्स वाइज, मैथ्स वाइज, सबसे ज्यादा ध्यान केमिस्ट्री पे आपको देना है। क्यों? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा नंबर आ रहे होंगे। अगर आप जेईई मेंस की भी बात करो तो भाई सारे क्वेश्चन बराबर मार्क्स के आते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर बच्चा अच्छा स्कोर मार जाता है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। तो इन दो सब्जेक्ट्स को हमको हल्के में नहीं लेना है, बाकी सारे बच्चे इनमें स्कोर लेकर आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं शुरुआत करूंगा हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर का नाम ले रहा हूं मैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी केमिस्ट्री मां से। अब ये जो केमिस्ट्री है इसके अंदर 3 पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया आपका, फिर फिजिकल केमिस्ट्री आ गया और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। अब हमारे पास लकीली केमिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है कोटा की, ये एक फैक्ट है और सभी बच्चों के लिए अब अवेलेबल थी। तो हमने सोचा यार सबसे बड़ा कारण बच्चों का ये है कि भाई 11th में हमारा बहुत बड़ा बैकलॉग हो गया, तो कोटा एक बहुत अच्छा ट्रेंड फॉलो करता है और उसी ट्रेंड का रिजल्टेंट हमने ये निकाला कि कंप्लीट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चे को 12th में वापस करा दी जाए। अब कंप्लीट कराने का मतलब किस प्रकार से? बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी यार बीच बीच में बच्चा बोल देता हूं मैं, आप यार हो मेरे। तो सबसे पहला एक तो यार हम पढ़ते हैं, मतलब हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग नाम दे देते हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं यार, नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। नॉमेनक्लेचर के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये भी करा दिया जाता है, कुछ में नहीं कराया जाता, कोटा वोटा में करा देते हैं। ये 3-4 टॉपिक हैं जो कि 11th के अंदर कराए जाते हैं। इसके बियॉन्ड जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो मेजॉरिटी 12th के अंदर ही आती है। हम एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट होके एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बाद हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस वगैरह, ये सारा का सारा जितना भी सामान है, मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये सारी की सारी तो ऑलरेडी 12th के अंदर आती है। तो अगर इस बच्चे को बस ये 11th के बेसिक्स यहां पे करा के 12th में करा दिया जाए साथ में, पॉइंट बीइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार में उठाना और अगले 3 महीने के अंदर निपटाने की कोशिश करना, या फिर फाइंड अ टीचर जो कि आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के अंदर बेसिक से लेके और आखिर तक करा दे। क्या चीज हमें समझ में आ गई? अगर आपके इंस्टीट्यूट के टीचर नहीं करा रहे हैं तो फाइंड समवन हु इज अवेलेबल ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह के ऊपर कहीं से भी ढूंढो। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। केमिस्ट्री में हम नंबर नहीं जाने देंगे, केमिस्ट्री में हम नंबर नहीं जाने देंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस में फंसता है 11th के टॉपिक? अगर आप देखोगे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे आपने सुने होंगे थर्मोकेमिस्ट्री, ये कराई जाती है 11th के अंदर। फिर एक और टॉपिक होता है विच इज थर्मोडायनेमिक्स, ये भी कराया जाता है 11th के अंदर। और एक और बड़ा प्यारा है जो कि है आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें भी काफी बच्चे दिक्कत मानते हैं। ये तीनों के तीनों टॉपिक 11th के जो हैं हम क्या करते हैं यार, यूजुअली बच्चे को 12th में करवा देते हैं। और साथ में जितना भी हमारा 12th का था, जैसे कि सॉलिड स्टेट आएगा, अगर आप एनसीईआरटी ऑर्डर में चलोगे, एनसीईआरटी ऑर्डर यार यूजुअली जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, या आप जहां भी पढ़ते हैं यूजुअली फॉलो नहीं किया जाता, पर सारे चैप्टर्स आपको पता होने चाहिए। सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, काइनेटिक्स बच्चों को कराया जाता है,
सॉल्यूशंस बच्चों को कराया जाता है। तो ये जो सारे टॉपिक हैं, और होता पता क्या है, ये 3 जिसके स्ट्रांग हैं उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसमें काफी हेल्प मिलती है, स्पेशली जब हम जेई एडवांस की बात कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से हम फिजिकल केमिस्ट्री निपटा रहे होंगे। तो 11th का एक अच्छा चंक आप 12th में कर रहे होंगे, जिससे कि यार ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो भी डबल जाएगा और साथ में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा होगा। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, अरे कराया क्या जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में, आप देखोगे एक तो आया था पीरियोडिक टेबल, हाँ भाई ये थोड़ा बेसिक्स के लिए जरूरी होता है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज केमिकल बॉन्डिंग, ये काफी वेटेज का भी होता है। अब इसका क्या उपाय है, इसका उपाय ये है कि ये 11th में कराए जाते हैं। तो इसके बाद जब हम 12th में जाएंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपको केमिकल बॉन्डिंग कराया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में 12th से हम फिर से शुरुआत कर रहे होते हैं, बचा हुआ पार्ट जिससे बच्चे को हेल्प मिल रही हो। फिर साथ में यार आपका कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री आएगा, वो तो है ही 12th का टॉपिक, और उसके बाद आपके SPDF ब्लॉक्स ये सारे के सारे आ रहे होंगे, और इसी प्रकार से कुछ छोटे छोटे एक आध चैप्टर और बच जाते हैं वो आएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी केमिस्ट्री को टैकल करना है। कंप्लीट ऑर्गेनिक बेसिक्स से लेकर एडवांस को 12th में फोकस करो। कोई ऐसे टीचर्स ढूंढो जो आपको कंप्लीट करा दें। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये 3 चैप्टर अगर आप फिर से शुरुआत में करा दिए जाएं तो आपका यार काफी सारा बेनिफिट हो जाता है। सिमिलरली आईओसी की बात हम कर रहे होंगे। क्या केमिस्ट्री में हेल्प मिल गया? अब नेक्स्ट ऊपर आ जाते हैं यार। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, सॉरी सब्जेक्ट है, वो है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स की अगर बात करें, मैथमेटिक्स का ना एक बड़ा फेमस डायलॉग बोला जाता है कि बच्चा आता है 11th क्लास के अंदर और पूछता है मैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स में से क्या लूं। तो उसकी मम्मी एक तरफ बैठी होती है, पापा एक तरफ बैठे होते हैं। तो पापा बोलते हैं एक डब्बा बना के कि मैथमेटिक्स ले लो, और मम्मी कहती है अरे बायोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे को इधर भेज दिया जाता है। अब मैथमेटिक्स में बात करें यार, तो हमारी जो 12th अकेली है इसके अंदर बहुत मतलब ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आपको 11th की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। शुरुआत करें, सबसे पहले आपको फंक्शंस पढ़ाया जाता है, रिलेशन एंड फंक्शंस। उसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक आपको ट्रिगो यार आती है, साइन कॉस टैन ये सेक कॉस वगैरह क्या होते हैं, इनकी डोमेन रेंज वगैरह क्या होती है, इनके ग्राफ क्या होते हैं, इतनी नॉलेज अगर आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप नहीं फंस रहे होगे। उसके बाद क्या चीज स्टार्ट हो जाती है, कैलकुलस, पूरा का पूरा कैलकुलस, लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया। फिर आपका इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद आपका एरिया अंडर द कर्व आ गया। फिर ये सारा का सारा जो आपका पार्ट है, ये तो सारा का सारा कैलकुलस है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी 11th से। थोड़ी बहुत जगह जहां पे आप मैथ्स में आपको रिक्वायरमेंट होगी वो यार आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आते हैं हमें, भैया मैं भूल गया अल्फा बीटा 2 रूट्स होते थे, कैसे निकालते थे? कुछ नहीं, यूट्यूब पे जाओ, थोड़ा सा सर्च करो, घंटे भर का वीडियो देखो, आपका काम सॉल्व हो गया। दूसरा, भैया मैं तो भूल गया लॉग क्या होता था, मैं तो भूल गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था, भैया मैं तो भूल गया मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता था, भैया मैं तो भूल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था, भैया मेरे तो याद नहीं आ रही कि एपी क्या होता था, अरे भैया ये a प्लस डी कुछ होते थे मैं भूल गया, भैया मैं भूल गया जीपी क्या होता था। कुछ नहीं करना, ये छोटे छोटे टॉपिक है, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करोगे, आधे एक घंटे में आपको क्लैरिटी आ जाएंगी। इनकी वजह से यूं नहीं सोचना है कि अब मेरे को 12th की मैथ्स छोड़ देनी है। क्या चीज समझ में आ गई? भैया मैं ट्रिग्नोमेट्री के यार इक्वेशन के फॉर्मूले भूल जाता हूं, कोई बात नहीं, सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, एक बढ़िया सी पीडीएफ मिलेगी, उसको लेके रट लो उसको 3 बार, कहीं नहीं फंस रहे होंगे। क्या चीज समझ में आई? अब बाद में कौन से टॉपिक्स बच जाते हैं, फिर हमारा एक प्यारा सा टॉपिक आएगा जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। भाई इसमें से मिनिमम 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसको आपको नहीं छोड़ के जाना है। फिर एक और टॉपिक आ जाता है, क्या? वेक्टर एंड 3D। अब वेक्टर एंड 3D में से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब इससे भी आपका एकदम इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है कि आपका 11th से इससे क्या रिलेशन है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या आपके लिए आप ये कर सकते हो कि 11th का आपने पीएनसी थोड़ा सा हम पहले पढ़ के आ जाए। क्या चीज समझ में आई? फिर एक बहुत प्यारा चैप्टर होता है विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारे टीचर्स ने कहा कि भाई हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बच्चों को 12th में भी गो थ्रू करा रहे होंगे। तो अगर आप इतना जब करके चले जाते हो ना मैथमेटिक्स के अंदर, होता क्या है यार, सोच के जाते पूरा सिलेबस करेंगे, पर मैथमेटिक्स में अगर एक बच्चा 10 क्वेश्चन भी ला देता है ना 25 में से, तब भी एक बहुत बड़ी बात है, और वो सही क्वेश्चन करके चले जाओ। तो आपका गोल इतना ही होना चाहिए मैथ्स के अंदर कि जो मेरी 12th की मैथमेटिक्स आ रही है उसके ऊपर मैं अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर लूं, और साथ में जो अगर थोड़े बहुत बेसिक रिक्वायर्ड है
वो मैं अपने साथ में यूट्यूब या इधर उधर किताब की जो मेरी पुरानी स्टडी मटेरियल है उससे निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ लो, घंटे भर में मेरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे हर एक टॉपिक के। और कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी जैसे 2 टॉपिक आपने साथ में और निकाल लिए, जिससे प्रोबेबिलिटी आपका ना रुक रहा हो। क्या मैं चीज समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है भाई, जो बच्चा फंसता है, अगर इतना प्यार है, जिसको प्यार हो जाएगा ना उसको तो जबरदस्त प्यार हो जाएगा। और जो बच्चा थोड़ा बहुत फंसता है, वो पता है किस लिए फंसता है? मेजॉरिटी इसलिए फंसता है, एक तो देखो कारण हो सकता है सारे टीचर अच्छे होते पर आपके सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आया, आपके कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, वो तो एक अलग ही केस हो गया। मेरे हिसाब से आज के दिन वो केस नहीं होता होगा, बच्चे कुछ ना कुछ करके ढूंढ ही लेते हैं कॉन्सेप्ट। मेजॉरिटी जो फंसता है वो फंसता है मैथ्स के अंदर। काइनेमेटिक स्टार्ट होता है, डिफरेंशिएशन आता है, बच्चा हुर, इंटीग्रेशन आता है हुर, लॉगरिथम आता है हुर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुर हुर हुर, और उड़ ही जाते हैं। उसके बाद तो टप्पा खाने लग जाती है, फिर लगता है फिजिक्स ही गंदी है। नहीं, अब इसके अंदर अगर आप स्टार्ट करेंगे 12th से, तो सबसे पहले हमारा आएगा यार, एक तो जल्दी लिखने के चक्कर में बोर्ड कम रिस्पॉन्स कर, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसके अंदर यार कोई भी, अब मैं आपको यहां पे ये बता दूंगा कि आपको कहां कहां पे 11th का बेसिक्स रिक्वायर्ड होगा, कहां कहां पे आपको बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, जिससे कि आपका ये कॉन्फिडेंस बना रहे। एक ये डर होता है यार 12th में पता नहीं कौन से 11th के टॉपिक्स रिक्वायर्ड होंगे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इसमें यार आपका 11th का एज सच कुछ ज्यादा यूज नहीं होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे यार आपके स्फेयर होंगे, कुछ रॉड होंगे, और उधर कटिंग जब कर रहे होंगे तो जो कटिंग आपने सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में करी थी वो सेम टू सेम यहां पे आ रही होंगी। पर मेजॉरिटी टीचर्स पढ़ाते वक्त इस चीज को वापस कराते, तो आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स में एज सच कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एक फ्रेश स्टार्ट है, काफी बड़ा चैप्टर होता है पर काफी एक नींव है ये बिल्डिंग की। पूरी जो आप 12th पढ़ने वाले हो उसकी नींव है ये, और इसमें किसी भी बच्चे के दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप अपना इंटरेस्ट के साथ अच्छे से मन लगा के इसमें पढ़ें। सेकंड चैप्टर आएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इंस्टीट्यूट्स में कुछ में यार इसी के अंदर कैपेसिटर घुसा देते हैं, किसी के अंदर अलग से कैपेसिटर घुसा देते हैं, उसको भी आप मान लेना। फिर बाद में क्या आ जाता है? मैग्नेटिक्स। अब मैग्नेटिक्स के अंदर 2 चैप्टर आ जाते हैं, एक तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आ जाएगा और एक अर्थ मैग्नेटिज्म आ जाएगा। इसके अंदर भी कोई भी 11th रिक्वायर्ड नहीं होती। हाँ, इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छा से कर लेते हो, जो 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर था, वहां पर आपको और हेल्प हो जाएगी। थोड़े बहुत आपके फॉर्मूले सेम से ही होते हैं। मैग्नेटिक्स के बाद आपका आ जाएगा ईएमआई, फिर आ जाएगा आपका एसी। इन दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये यहां पे आपका बेस बना था और अब बिल्डिंग ऐसे नीचे की तरफ बनती जा रही है। समझ रहे हो? जिस बच्चे का ये स्ट्रांग है उसे ना यहां दिक्कत आएगी, ये भी समझ में आएगा, जिसको ये समझ में आ गया उसको ये समझ में आ रहा होगा। ईएमआई एसी के बाद फिर आपको ईएम वेव पढ़ाया जाता है। उसके बाद रे ऑप्टिक स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अपने आप में एक नई दुनिया है, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको ना ऊपर वाले से लेना देना है, ना इसको 11th वाले से लेना देना है। उसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा। ये थोड़ा सा बोर्ड मेरे को लग रहा है बूढ़ा हो गया, ये मेरा पेन पूरा पकड़ नहीं पा रहा, तो कहीं कहीं पे पेन छूट रहा हो ना, तो उसके लिए यार समझ जाना। रे ऑप्टिक्स हो गया। अब रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के बाद लास्ट में एक मल्टीवर्स आ जाता है। इसका किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की काफी हैवी वेटेज है और इसका भी 11th से कुछ लेना देना नहीं है, ना 12th में आपने जो इतनी ऊपर चीजें पढ़ी इनसे कुछ ज्यादा लेना देना है। क्या चीज समझ में आई? ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है। फिर आएगा सेमीकंडक्टर, इसको भी आप पढ़ सकते हो जिस बच्चे का 11th अगर वीक रह गया। पॉइंट क्या आया? पॉइंट ये आया कि 12th के ये जो टॉपिक्स हैं इनका फिजिक्स का 11th से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ आपके एडवांस प्रॉब्लम्स आएंगी यार, जिसके अंदर पता है क्या करेंगे? जिसके अंदर इस प्रकार से हो जाएगा कि एक पेंडुलम होगा और पेंडुलम के बॉब को चार्ज दे देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन के अंदर पेंडुलम घुसा दिया या कुछ एसएचएम जबरदस्ती घुसा दिया, तो वहां पे घबराना नहीं है। कुछ 1-2 क्वेश्चन को देख के क्या करना है, वो पर्टिकुलर पेंडुलम के क्या फॉर्मूले होते हैं, वो 2 फॉर्मूले सर्च कर लेना इंटरनेट के ऊपर। थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे हमने अपनी इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करी थी और एनएस सर ने 3री-4थी क्लास में एक क्वेश्चन देके मारा जिसके अंदर 4 पेंडुलम घूम रहे। ठीक है, तो वो चीजें जब आती हैं तो मेजॉरिटी टीचर्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आपको बता देंगे कि ये पेंडुलम के अंदर ये फॉर्मूलेज अप्लाइड होते हैं, टाइम पीरियड इस प्रकार से निकालते हैं। इसी प्रकार से एसएचएम का भी कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा तो थोड़ा बहुत तो टीचर बता देते हैं। फिर भी अगर शंका रहेगी कितना टाइम लगेगा, अरे यार 30 मिनट से 1 घंटा लगेगा हमें, और उसके अंदर जाके हम वो कॉन्सेप्ट को घर जाके समझ सकते हैं। तो इनसे घबराना नहीं है। आप अपने स्टडी मटेरियल में भी वो खोल के चीज देख सकते हो। क्या चीज क्लियर हुई? घबराना नहीं है। 12th का एज सच 11th पे कोई ज्यादा वेटेज नहीं जा रहा होगा। ठीक है, बीच बीच में हो सकता है कुछ टीचर्स वर्क एनर्जी पावर के कुछ थ्योरम बीच बीच में बोले, डरना मत। हाँ सर सुन लिया, सर से डाउट पूछ लेना, फिर भी नहीं समझ में आया थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करके आधा घंटा 1 घंटा लगा देना। अब बड़े बड़े गैंगस्टर की बात कर लेते हैं, मैकेनिक्स। अब भाई मैकेनिक्स है ना, फिजिक्स की जो जान है ना वो मैकेनिक्स है।
जिस बच्चे को अगर फिजिक्स से प्यार होता है ना, उसको मैकेनिक्स की वजह से होता है। मतलब यहाँ पे आके वो कहता है ठीक है सारी चीजें अच्छी हैं, ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, बिजली पानी ये सब, ईएमआई एसी मैग्नेटिज्म मॉडर्न सारा अच्छा लगता है, पर प्यार उसे मैकेनिक्स से होता है जो न्यूटन जी बना के गए थे। अब इस मैकेनिक्स के अंदर लगभग यार एक टीचर के कायदे से पूरी 11th पढ़ाने में 180 to 200 आवर्स लगते हैं यूजुअली। अब इसमें मैकेनिक्स का अगर पार्ट देख लें तो करीबन 140 से 150 घंटे का होता है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल्कुल वेक्टर से स्टार्ट करके, और उसके बाद आपको काइनेमैटिक्स भी बताई जा रही है, उसके बाद आपको वर्क पावर एनर्जी बताई जा रही है, उसके बाद आपको सेंटर ऑफ मास बताया जा रहा है, उसके बाद आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, उसके बाद आपका रोटेशनल आ रहा है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है। अब मतलब मैकेनिक्स में आप इतना भी मान सकते हो कुछ टीचर्स के ऊपर होता है, वैसे लिखना नहीं चाहिए, बच्चे भी होते हैं कुछ कहते हैं एसएचएम वेव्स भी इसी के अंदर ले लो, और फिर कुछ होते हैं लिक्विड्स भी इसी के अंदर ले लो, ठीक है, और लास्ट में होता है थर्मो अपने आप में एक अलग दुनिया। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपने आप में एक सिंगल पार्ट है। तो अगर आप मैकेनिक्स कर रहे हो तो वेक्टर से लेके रोटेशन तक आप कोशिश करो पूरा पढ़े, ठीक है, ये समझ में आई। एसएचएम वेव्स के अंदर भी इसकी थोड़ी सी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, और लिक्विड्स के अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक तरह से पूरी 12th एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और 11th की जो पूरी फिजिक्स है वो एक दूसरे के ऊपर पूरी एक तरह से इंटरडिपेंडेंट है। हाँ, जिस बच्चे ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया उसको ये वाला जो हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक्स हैं ये पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये आप निकाल सकते हो, ये ऊपर वालों पे इतनी डिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा आइडिया क्या सबको मिल पा रहा है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि भाई हम अपनी 12th की फिजिक्स करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी क्या है कि भाई मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहा हूं, साथ में यार मैं हीट ट्रांसफर भी पढ़ लो 11th का जाके थोड़ा बहुत एनर्जी लगा के। देखो अब एक चीज यहां पे आपको और समझनी पड़ेगी, आपके अभी कितने सब्जेक्ट चल रहे होंगे 12th के अंदर? एक फिजिक्स चल रहा होगा, एक केमिस्ट्री चल रहा होगा, एक मैथ्स चल रहा होगा। यूजुअली इन तीनों की क्लासेस मिला के दिन के अंदर बच्चा 4 से 4.5 घंटे की क्लास ले रहा होता है। अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहा होता है, ऑफलाइन भी जा रहा है कोटा के अंदर, तो वो काफी घंटे, अपने शहरों में भी इतना घंटे उसको पढ़ने पड़ रहे होते हैं। अब इसके साथ उस बच्चे को लगभग 6 घंटे की सेल्फ स्टडी और करनी पड़ती है। शुरुआत में 6 नहीं हो पाती, मुझे पता है, शुरुआत में 4 हो पाती है, पर कोशिश करें जितना आपका ये आर्स है इससे एटलीस्ट ज्यादा ही आपकी सेल्फ स्टडी हो रही हो, अदरवाइज आपका बैकलॉग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इतना टाइम तो 12th नहीं ले लेगा आपका, तो आपके पास ज्यादा समय बचेगा नहीं। पर मान लो आपके समर ब्रेक आ गए 2 महीने के, जब आपके स्कूल नहीं चल रहे, या वो बच्चे जो ऑलरेडी कुछ ऐसे शहरों में रह रहे हैं जहां पे स्कूलों में इतना नहीं जाया जाता, समझ गए, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट अपने साथ और रख सकते हैं, अगर आप मेंटेन कर पाओ तो। ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है? मान लो किसी का फिजिक्स ही 11th का सबसे बड़ा बैकलॉग था, तो वो एक और फिजिक्स 11th की साथ में चला सकता है। चीज समझ में आई? अब चाहे एक प्राइवेट ट्यूटर आपको बैठ के फिजिक्स पढ़ा रहे हो पैरेलल, या फिर जो टीचर आपको 12th में पढ़ा रहे हैं उन्हीं के आपके पास वीडियोस हैं 11th क्लास के, तब भी काम चल जाएगा। क्या चीज आपको समझ में आ रही? और ऐसे में ये बच्चा क्या कहता है, अच्छा जी मेरी मैकेनिक्स वीक है, तो यहां की तो मैं चीज कर ही रहा था प्रायोरिटी 1 के ऊपर, प्रायोरिटी 2 पे मैं इसको भी साथ साथ में रोज क्लास लेता हूं, तो दिन की वो 3 से 4 क्लास ले रहा होता है। या क्या कर देता है, ऑल्टरनेट डे पे इसकी क्लास ले लेता है, या सिर्फ समर ब्रेक पे थोड़ा जोर इस पे डाल देता है। क्या चीज समझ में आ रही है? इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। तो जितना मैंने आपको बताया इस हिसाब से आप केमिस्ट्री के ऊपर एक बहुत अच्छी ग्रिप कर लोगे, मैथ्स के ऊपर आपकी पूरी 12th में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। थोड़ा बहुत आप कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी वगैरह इस तरह की चीजें हैं वो हम अपने बच्चों को कराते हैं, आप भी जाकर पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के साथ पीएनसी वगैरह, बाकी सारा कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे कुछ और टॉपिक्स होते हैं फ्री फंड के नंबर वाले, वो और साथ में चपेट देना। और ये रहा फिजिक्स के अंदर भी आपको 11th का बैकलॉग 12th में इतनी दिक्कत नहीं देगा। हाँ, कहीं कहीं पे पेंडुलम एसएचएम इधर उधर से कूद के आ जाएंगे, ज्यादा घबराना मत, आधा 1 घंटे का सेशन देना, काम अपना डन हो जाएगा। इसी के साथ आज का यार मैं ये सेशन समाप्त करना चाहूंगा। फिर से याद रखें, क्या जेई एडवांस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, जेई एडवांस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो भाई यार उसके अंदर 16,000 सीट्स हैं, और अगर आप सिर्फ 33% भी ले आते हो तो भाई आपकी लेस देन 10,000 रैंक आ जाती है। 40% भी ले आते हो तो लेस देन 5,000 रैंक आ जाती है, और 55% ले आते हो तो आप अंडर 1000 रैंक ले आते हो। तो हमें अपना वो डाउन नहीं करना है, यूं सोचना है मेरे पास अभी यार 240 प्लस डेज हैं। मैं ये मान रहा हूं कि अभी आपके पास तो 200 के बाद 300 से ज्यादा दिन है, पर मैं मान रहा हूं कोई बच्चा बाद में भी वीडियो देख रहा है, मेरे पे इतने दिन है, मैं अभी गिव अप क्यों करूं? तब तक मारना है यार जब तक, जैसे क्रिकेट के अंदर आखिरी बॉल होती है ना, और यूं सोचते हैं यार छक्का भी लग सकता है, बैट तो घुमाना है, क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएंगे, नहीं तो छक्का भी लग सकता है, चौका भी लग सकता है। तो हम लास्ट बॉल तक यार खेल रहे होंगे, ठीक है, भागेंगे नहीं। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, अच्छा करेंगे आप सभी लोग, सी या।